Hello students. In our previous lecture we studied about Newton's second law of motion. हमने अपने previous lecture में न्यूटन के second law of motion के बारे में पढ़ा था. उसने हमें क्या दिया था? मैथमेटिकल फार्मूला दिया था फोर्स को निकालने का, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. F इज इक्वल टू एम में दिया था ना. आज हम उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे. तो फर्स्ट है मेरे पास, आपकी बुक में बेसिकली 4 एग्जाम्पल दिए हैं उससे रिलेटेड, 9.1 टू 9.4. यहाँ पे देखो मैंने लिखा है एग्जाम्पल 9.1 टू 9.4, बट मैंने 2 ही एग्जाम्पल लिए हैं. बाकी 2 एग्जाम्पल आप खुद देखना, अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी लगे तो आप मुझसे पूछना. बट ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो इसीलिए करना ज़रूरी भी है. तो फर्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल, A constant force acts on an object of mass 5 kg. हमें मास कितना दिया है ऑब्जेक्ट का? 5 kg. यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेती हूँ मैं, ठीक है. ड्यूरेशन कितनी दी है? फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds. It increases object's velocity from 3 to 5 मीटर सेकेंड. इंक्रीज करता है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3 to 5 मीटर पर सेकेंड. मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी? 3 मीटर पर सेकेंड, और बढ़ के फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स. मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स फाइंड आउट करना है. इफ द फोर्स वाज अप्लाइड टू 5 सेकेंड, व्हाट वुड बी द फाइनल v. अगर फोर्स को 5 सेकेंड के लिए अप्लाई किया जाए, मतलब t दिया है, तो हमें फाइनल v फाइंड आउट करना है उस कंडीशन में. ठीक है. सबसे पहले तो हमें, ये तो नेक्स्ट ही पार्ट हो गया क्वेश्चन का, हमें सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या दिया था हमें? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, F इज इक्वल टू एम में. ठीक है. अब देखो यहाँ एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज v माइनस यू अपॉन टी. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है ना. ठीक है. हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, हमें v और u गिवन है. तो हमें ये वाला फॉर्मूला चाहिए, मतलब F इज इक्वल टू, हम ए की जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, v माइनस यू अपॉन टी. ठीक है. जाएगी हमारे पास F इज इक्वल टू, ए की जगह हमने ये वैल्यू पुट करी, तो m की जगह हम वैल्यू क्या है हमारे पास? 5 kg. v क्या है हमारे पास? 5, और u क्या हमारे पास? 3. ठीक है. टाइम कितना दिया है हमें? 2 सेकेंड्स. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 माइनस 3 2, यह आ जाएगा हमारे पास 5 n. फोर्स कितनी आ गई? 5 n. न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है ना, तो हमने क्या निकाली? फोर्स 5 n. अब हमारे पास देखो सेकेंड पार्ट क्या है. सेकेंड पार्ट में हमें अप्लाइड जो फोर्स है वो 5 सेकेंड्स के लिए अप्लाई है. फोर्स वही है, 5 सेकेंड के लिए अप्लाई की गई है, और फाइनल v फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो अब हम यहाँ से v अलग कर लेते हैं. ठीक है. तो देखो मैं v कैसे अलग करूँगी? F इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू. मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, और फिर इससे ब्रैकेट ओपन कर दी, मतलब डिवाइडेड बाय t. ठीक है. हमें v अलग चाहिए, तो हम बाकी सारी चीज़ों को उधर ले जाएंगे. तो F, सबसे पहले ये t जाएगा t, एफ टी इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू. ठीक है. अगर आप ये नहीं भी करना चाहो, ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हो. एफ टी इधर ले जाओ, एम वैसे ही रहने दो, ब्रैकेट मत ओपन करो, वी माइनस यू. ठीक है. तो एफ टी अपॉन एम इक्वल्स टू वी माइनस यू. ठीक है. यहाँ से हमें v अलग करना है, तो ये u भी हम इस तरफ ले जाएंगे. एफ टी अपॉन एम प्लस यू इक्वल्स टू v. मतलब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे बाकी चीज़ों की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? v. तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं हम, तो f क्या फाइंड निकाली थी हमने? 5n. फोर्स वही है ना, फोर्स चेंज नहीं हो रही. ठीक है. टाइम हमें क्या दिया है यहाँ पे? हम यहाँ पे लिख लेते हैं t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स. ठीक है. टाइम की वैल्यू पुट करते हैं 5. मास कितना है ऑब्जेक्ट का? मास भी सेम ही रहेगा, 5 प्लस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी सब्जेक्ट की? 3 मीटर पर सेकेंड.
फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है हमें, टाइम चेंज हुआ, इनिशियल वेलोसिटी और मास वही है। तो 1 5 से 1 5 कैंसिल हो गया, ये 5 + 3, ठीक है, इक्वल्स टू v। तो v इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने कैसे FMA से ये वाला फॉर्मूला निकाला, F इज इक्वल टू mv माइनस u/t, ठीक है। और उसके बाद कैसे हमने इसमें से v की वैल्यू अलग निकाली, फॉर्मूला वही है, बस हमने v की वैल्यू अलग निकाली, ठीक है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया, थोड़ा टिपिकल सा है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 9.4 है आपकी बुक में। और फोर्स ऑफ 5 N गिव्स अ मास m1। एक फोर्स अप्लाई करते हैं 5 N, वो हमें m1 मास देती है। एंड एक्सेलरेशन क्या है उसके लिए, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम यहाँ फोर्स लिख लेते हैं 5N गिवन है हमें, ठीक है। एंड मास ऑफ m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो what acceleration there would be for both the masses are tied together, ठीक है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितना एक्सेलरेशन लगेगा अगर हम उन दोनों चीज़ों को m1 और m2 को आपस में बांध देंगे, तो उसे खींचने के लिए कितना एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है। तो पहले हमें एक्सेलरेशन फॉर वन मास m1 गिवन है, पहले तो हमें m1 और m2 फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हमें टोटल मास पता चलेगा कि बांधने के बाद क्या होगा। तो 5N हमारे पास फोर्स गिवन है, A1 कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मिनट, इसमें कुछ गलती हो गया है शायद, दोनों एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो नहीं हो सकते। हाँ, एक एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हमारे पास m2 के लिए एक्सेलरेशन है वो कितना गिवन है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और A2 कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन फॉर m1, ये एक्सेलरेशन फॉर m2, ठीक है। अब हम m1 और m2 कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू ma, ठीक है। फोर्स सेम रहेगी, हम यहाँ क्या लिख देंगे, m1a1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, F/a1 इक्वल्स टू m1। उसी तरह m2 क्या आ जाएगी हमारे पास, F/a2, ठीक है। तो यहाँ से m1 क्या आ जाएगा हमारे पास, फोर्स क्या है 5, A1 10, m2 क्या है, फोर्स क्या है 5 और A2 20, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 1/4, 0.5 kg, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0.25 kg, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब हमारे पास टोटल मास क्या आ गया, जब दोनों ऑब्जेक्ट्स को बांध दिया जाएगा, ठीक है, व्हेन टाइड टुगेदर, जब दोनों को बांध दिया जाएगा तो हमारे पास एक बिगर मास बन जाएगा, वो क्या आ जाएगा, m1 + m2, ठीक है। m1 + m2 होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 0.5 + 0.25 दैट इज इक्वल टू 0.75 kg, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स वही रहेगी। तो हमारे पास फोर्स को फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो इस बार क्या आएगा, F/m इक्वल्स टू a क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा किसमें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। तो ये थे आपके 2 एग्जाम्पल्स जो कि आपके न्यूटन्स सेकेंड लॉ से रिलेटेड थे। अब नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन में लास्ट है बिल्कुल, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट है, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट होता है ना, अगर वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है तो जो फोर्स है उसको वापस इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगती है, ठीक है। मतलब कि अगर आप किसी को धक्का दोगे आपको भी उतनी ही फोर्स से धक्का वापस लगेगा। ये बोलता है आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ
मोशन। तो करते हैं हम यहाँ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्टेटमेंट मैंने आपको पहले ही बता दी है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से धक्का दोगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी आपको उसी फोर्स से वापस धक्का देगा या फिर वापस कोई भी पुश और पुल देगा। ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, टू एवरी, स्टेटमेंट लिखना हेडिंग पहले, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल है आपकी डेली लाइफ में कि जब आप एक बॉल को आप किसी वॉल की तरफ जोर से फेंकते हो तो वह टकरा के वापस आ जाती है ना आपके पास। अब बॉल तो रेस्ट पे है, फिर भी वो टकरा के वापस क्यों आती है? इसका मतलब जो बॉल है वो भी बॉल पे एक फोर्स लगा रही है, उसी फोर्स की वजह से वो टकरा के वापस आ जाती है। इसके बेसिक एग्जांपल्स हैं हमारे पास रिकॉइल ऑफ अ गन। रिकॉइल ऑफ अ गन का मतलब है कि जब एक गन होती है उससे जब एक बुलेट फायर करते हैं आप, ठीक है, आपके पास कोई भी एक गन है, उससे अगर मान लीजिए एक गन है, ठीक है, डायग्राम उतना अच्छा नहीं है बट सपोज ये गन है, इससे जब आप एक बुलेट फायर करते हो तो जो बुलेट है वो एक वेलोसिटी से बाहर जाती है, ठीक है, एक फोर्स से बाहर जाती है। तो जब वो बाहर जाती है तो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स वापस लगती है। ठीक है, क्यों लगती है वापस? क्योंकि उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है, वो जो फोर्स है वो एक बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, मतलब कि जितनी फोर्स आगे को लगेगी उतनी ही फोर्स पीछे को लगेगी। इसका मतलब टू एवरी एक्शन, एक्शन क्या हुआ, फायर ऑफ अ गन, ठीक है, और जो फोर्स आपके हाथ पे लगी वो क्या हुआ, रिएक्शन। ठीक है, तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका रिकॉइल ऑफ अ गन। और दूसरा एग्जांपल है व्हेन अ सेलर जंप्स फ्रॉम अ रोपिंग बोट। अब रोपिंग बोट क्या होती है, देखो जब सेलर जंप करता है ना एक बोट से सी शोर की तरफ, मतलब सी के किनारे की तरफ या नदी के किनारे की तरफ, वो हमेशा हाथ में एक रस्सी पकड़ के रखता है। क्यों? क्योंकि जब वो ना धक्का लगाता है ना, फोर्स लगाता है बोट पे, इतना फोर्स पाने के लिए कि वो छलांग लगा सके, तो वो बोट क्या है, वो अपनी जगह से हिल जाती है उस फोर्स की वजह से। ठीक है, तो जो आप फोर्स लगा रहे हो वो यूज कर रहे हो कूदने के लिए, वही फोर्स वापस लग रही है बोट पे। तो वहां पे जो एक्शन है वो क्या हुआ, जो हम फोर्स लगा रहे हैं कूदने के लिए, और रिएक्शन क्या है, जो फोर्स लग रही है बोट पे। ठीक है, ये हो गए इसके टू एग्जांपल्स। क्लियर ना हो तो पूछ भी लेना प्लीज। ठीक है, अब लॉ ऑफ मोशन है जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो हमें एक और कंसेप्ट देता है। वो क्या है हमारे पास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सेकेंड लॉ में हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था कि मोमेंटम क्या होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमारे पास, इस लॉ के अकॉर्डिंग हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, वो इनिशियल वेलोसिटीज यू ए और यू बी से चल रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटीज को यू ए और उनका मास क्या है, एम ए और एम बी। ऑब्जेक्ट क्या है, ए और बी। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक कंडीशन कर लेते हैं कि जो यू ए है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए है, वो बड़ी है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी से। ठीक है, हम थोड़ी देर में उनको टकरा देते हैं। थोड़ी देर में, ये तेज चल रहा है ना, ये स्लो चल रहा है, तो जब ये तेज करेगा थोड़ी देर में वो चलते चलते क्या टकरा जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी विल, टकराने को क्या बोलेंगे हम यहाँ, कोलाइड। ठीक है, टकराने के बाद जब वो बाहर निकलेंगे चलने लगेंगे, फिर से टकराने के बाद एक टाइम के बाद वो फिर से चलने लगेंगे, क्योंकि उनपे फोर्स लगेगी ना, इक्वल एक्शन अपोजिट रिएक्शन।
जब अपोजिट रिएक्शन होगा उनके बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, VAR/VB। फाइनल वेलोसिटी को ऐसे दिखाते हैं ना, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी की, ठीक है। मास वही रहेगा MAMB। इस पूरे प्रोसेस के बीच में मास कहीं भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जब कोलिजन हो रहा था, ए ने बी की तरफ फोर्स लगाई, उसे हम क्या लिखेंगे, FAB, ठीक है। और जब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन फोर्स ए ने लगाई तो बी भी जब वापस लगाएगा, उस फोर्स को क्या लिखेंगे, FBA, ठीक है। FAB और FBA। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग इक्वल होनी चाहिए दोनों फोर्सेस, रिएक्शन की भी एक्शन की भी, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन की जो फोर्सेस हैं वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। जो फोर्स आपके एक्शन के टाइम लगी वही फोर्स आपकी रिएक्शन के टाइम लगेगी। मतलब FAB इक्वल्स टू FBA। इस जो ये मैथमेटिकल डेरिवेशन मैं आपको करवा रही हूँ ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, इसका मैं आपको नोट्स दूंगी। ये मैं आपको समझा रही हूँ, आपको डायरेक्ट नोटबुक पे ऐसे नोट नहीं करना है, ठीक है। FAB और FBA, ठीक है। तो FAB निकाल लेते हैं हम पहले। FAB मतलब फोर्स ऑफ A टू B, ठीक है। A ने जो B पे फोर्स लगाई तो उसमें क्या है, जो M इंटू ए होता है ना हमारे पास, M इंटू ए, ठीक है, M इंटू V माइनस U अपॉन T, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिर्फ इतना लिखना है, MA VA UA, ठीक है। और जो FBA है, जो B ने फोर्स लगाई है, वो भी हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, MB AB MAB VB माइनस UB अपॉन T, ठीक है। हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, तभी हम ये मैथमेटिकल डेरिवेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कंसेप्ट देता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है, कंजर्वेशन मतलब नो चेंज, ठीक है। जो मोमेंटम है आपका बॉडी का, वो कभी भी जो आप एक्शन और रिएक्शन करेंगे उसके बाद चेंज नहीं होगा, या फिर हमेशा कंजर्व रहेगा। कंजर्व मतलब उतना ही रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं FAB इक्वल्स टू FBA, ठीक है। MAVA माइनस UA अपॉन T इक्वल्स टू MBVB माइनस UB अपॉन T। T से T कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, MAVA माइनस MAUA इक्वल्स टू MBVB माइनस MBUB। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये इधर फोर्स लग रही थी और ये फोर्स क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। मोशन इधर को है ना ऑब्जेक्ट्स का, ये अलोंग दी मोशन तो नहीं है फोर्स, तो हम इसे क्या लेंगे, माइनस, ठीक है। FBA को क्या लिया जाएगा, माइनस। यहाँ पे माइनस लिख देती हूँ मैं, होल को ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ, माइनस, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा है, MBVB प्लस MBUB। ब्रैकेट ओपन होएगा तो साइन चेंज होएगा, यहाँ प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का है तो प्लस का। अब देखो हमने क्या करना है, जो इनिशियल वेलोसिटी वाले कंपोनेंट है वो क्या बिफोर कोलिजन मोमेंटम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो फाइनल वेलोसिटी वाले कंपोनेंट्स हैं वो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, MAVA प्लस माइनस का है ना MBVB, मतलब हमें जो V वाली चीजें हैं फाइनल वेलोसिटी वाली वो एक तरफ लिखनी है, और जो इनिशियल वेलोसिटी वाली है वो क्या हमारे पास MBUB प्लस MAUA, ठीक है। तो हम इनको कंबाइनली क्या लिख सकते हैं, MV इज इक्वल टू MU, ठीक है, और M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 P1 इज इक्वल टू P2, ठीक है।
मोमेंटम P1 क्या है यहाँ पे, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और P2 क्या है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ठीक है, देखो हमने कैसे सेकेंड लॉ से, ये वाला क्या है हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए, सेकेंड लॉ का फॉर्मूला है। सेकेंड लॉ के फॉर्मूले में हमने थर्ड लॉ का जो हमारे पास कंसेप्ट था कि जो अपोजिट फोर्सेस हैं वो इक्वल होनी चाहिए, वो अप्लाई करा। और उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करा, हाउ कंजर्वेशन इज, सॉरी हाउ मोमेंटम इज कंजर्व्ड। सो दिस वाज आवर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन है, मतलब कि ये यू ए और यू बी वाला, ये जो पूरा कंबाइनली बता रहा है, आफ्टर कोलिजन वी ए और वी बी वाला, ये क्या है, कंजर्व। ठीक है, हमने ये वाला प्रोसेस लिया और ये वाले निकाल लिए। ठीक है, सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट में हम अपने कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं आपके एक्सरसाइज से पहले, वो करेंगे।